हाउ आर यू माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया है अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। अब पॉलन ग्रेन के फॉर्मेशन के बाद हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि पॉलन ग्रेन से रिस्पेक्टिव जो भी शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं जो फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशन में, उसके बारे में वो डिस्कस करेंगे। और जो जो वीडियो में जो हम बना करके या जो क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा आप लोग इसको सीरियसली टेक ओवर करेंगे, सीरियसली इसको राइट डाउन करेंगे, सीरियसली इसको पढ़ेंगे, ताकि जो फोर्थ कमिंग चाहे आपका सीबीएसई का एग्ज़ाम हो या बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम हो, सारे क्वेश्चंस इसी से कवर रहेंगे। चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, किसी भी तरह का जो भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, ये समझ लीजिए इसी से ही रहना है। हमने सारे एनसीईआरटी के जितने भी टॉपिक्स है उसको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, ताकि आपको पढ़ने में, आपको समझने में आसानी हो। और इसी कड़ी में आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है, सबसे है क्या कि राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। जो भी कुछ दिए हुए हैं उसके ऊपर कुछ शॉर्ट नोट्स लिखना है। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है पॉलन एलर्जी। तो एलर्जी का मतलब आप समझते ही हैं कि जो बॉडी कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स को देख करके बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है, बहुत ज़्यादा रिएक्शन शो करता है, दैट इज़ नोन एज पॉलन एलर्जी। इसको क्या बोलते हैं? पॉलन एलर्जी। और कुछ पॉलन ग्रेन्स एलर्जी बोलते हैं। और जो कुछ पॉलन ग्रेन्स होते हैं जिसके कारण बॉडी अगर एलर्जी शो करता है, तो दिस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कंबाइनली नोन एज पॉलन एलर्जी। और ये पॉलन एलर्जी के कारण रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, लाइक अस्थमा हो सकते हैं, ब्रोंकाइटिस हो सकते हैं। और इसमें स्पेशली एक पार्थेनियम है, कारट ग्रास जिसको कहते हैं, गाजर घास के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक्चुअली अमेरिका से आया था वीट, गेहूं के साथ एक खरपतवार के रूप में आया था, सीड के रूप में, वीट सीड के रूप में आया था। और यहाँ हर जगह यूबिक्विटस हो गया, हर जगह आपको कैरेट ग्रास मिल जाएगा। इसके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं स्पेशली ये एलर्जिक सिम्टम्स शो करते हैं। नंबर 2 इज द बी पॉलन। व्हाट इज बी पॉलन? आप देखेंगे एनसीईआरटी में भी बी पॉलन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन है। बी पॉलन एक्चुअली क्या है ना, पॉलन ग्रेन्स को टैबलेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है। और पॉलन ग्रेन्स चूँकि इज़ वेरी गुड फॉर द न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू, काफ़ी न्यूट्रिशियस होते हैं। और यह जो पॉलन ग्रेन है, कई एक देशों में कई एक कंपनियां इसको एक फूड सप्लीमेंट के रूप में टैबलेट के फॉर्म में मार्केटिंग करती है, जिसको हम बी पॉलन के नाम से जानते हैं। और इसको एथलीट या जो रेस हॉर्सेस वाले होते हैं वो इसका कंजम्पशन बहुत अच्छे से करते हैं। उसके बाद है पॉलन वायबिलिटी। वायबिलिटी का मतलब होता है कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो कब तक जिंदा रहता है, ये लाइव रहता है, दैट इज नोन एज द वायबिलिटी। अब पॉलन वायबिलिटी का मतलब है कि पॉलन ग्रेन जब एंथर के फटने से, डेहिशन होने को करके जब पॉलन ग्रेन रिलीज होता है, तो स्टिग्मा तक पहुंच करके या इस दौरान वो कितने समय तक लिविंग रहता है, ये लाइव रहता है, उसके सेल जिंदा रहते हैं, दैट इज नोन एज पॉलन ग्रेन वायबिलिटी। और ये पॉलन ग्रेन वायबिलिटी हर प्लांट्स के अलग अलग होते हैं, ठीक है। जिसमें ये भी दिया गया है कि जो राइस प्लांट्स और व्हीट है, व्हीट और राइस के प्लांट्स के जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो 30 मिनट तक लिविंग रहते हैं। बाद बाकी जो आपका रोजेसी फैमिली हुआ, लेग्यूमिनेसी फैमिली हुआ और सोलानेसी फैमिली हुआ, इसके पॉलन ग्रेन्स की वायबिलिटी कुछ महीने तक भी हो सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं पॉलन बैंक। बैंक का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर हम कोई चीज़ जमा करते हैं, तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। पॉलन ग्रेन्स को फर्दर प्लांट डेवलपमेंट के पर्पस के लिए, ताकि हम उसको किसी अन्य प्लांट्स पर को पॉलिनेट करके कुछ बेहतर इल्ड निकाल सके, कुछ बेहतर ब्रीड तैयार कर सके, वैरायटी तैयार कर सके, तो उसके लिए पॉलन बैंक का फॉर्मेशन किया जाता है। जिसमें मान लीजिए कोई प्लांट्स ऐसा है कि इंडेंजर्ड है या वो ख़त्म होने वाला है, समाप्त होने वाला है, तो उसके पॉलन ग्रेन को पॉलन बैंक में कंजर्व रख लिया जाता है, ताकि रिजर्व रख लिया जाता है, ताकि इसको समय आने पर जो फेवरेबल मौसम आए तो वहाँ उस समय हम इसको आसानी से प्रोपेगेट कर सकते हैं। इसको स्पेशली
-196 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर, जो कि लिक्विड नाइट्रोजन टेम्परेचर कहलाता है, में ही फ्रोजन फॉर्म में इसको रखा जाता है। एक्चुअली यह जो टेम्परेचर है -196 डिग्री सेंटीग्रेड, यह आप ध्यान रखेंगे। इस पर जो सीमेन होता है, सीमेन बैंक में भी सीमेन को इसी टेम्परेचर पर कंजर्व करके, रिजर्व करके रखा जाता है, ताकि ये फर्दर जो कैटल्स है उसका इम्प्रूवमेंट किया जाए। और यह क्वेश्चन कई एक बार पूछा जा चुका है आपके बोर्ड में भी, आपके CBSE में भी, और डिफरेंट तरह के मेडिकल एग्ज़ाम जो कि अभी नीट का नाम से जानते हैं उसमें भी पूछा गया है। ठीक है, ये जो 4 हम लोगों ने छोटे छोटे नोट्स देखे हैं, उसी का ये हिंदी फॉर्म में है, आप देख लेंगे। पॉलन एलर्जी है, मधुमक्खी पराग वगैरह है, ये सब सारी चीज़ें हैं, आप पढ़ लेंगे, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के फॉर्म में की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज पिस्टिल एंड गायनीशियम। पिस्टिल और गायनीशियम के बारे में आप क्या जानते हैं, क्या है? इसमें लिखा हुआ है द पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, वेरी क्लियर, एंड विच इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। उसके 3 पार्ट्स होते हैं। जो सबसे ऊपर वाला पार्ट्स होता है, जिसको हम लोग स्टिग्मा कहते हैं, जहाँ पे पॉलन ग्रेन्स आता है। उसके बाद जो सबसे लोअर स्वेलन स्ट्रक्चर, जो फूला हुआ भाग होता है, उसको ओवरी कहते हैं। और इस ओवरी और ऊपर वाले स्टिग्मा को जोड़ने वाले भाग को हम लोग कहते हैं स्टाइल। ठीक है, ये स्टाइल है। उसके बाद जो पिस्टिल है, पिस्टिल के जो होर्ल है, मतलब पिस्टिल के जो चक्र होते हैं, मतलब जो प्लांट्स के थैलामस के ऊपर जो पिस्टिल के होर्ल होते हैं, उसको कहते हैं गायनीशियम। और गायनीशियम एक सिंगल पिस्टिल का भी हो सकता है, तो उसको अगर मोनोकार्पेलिडी कहते हैं। अगर पिस्टिल एक से ज़्यादा है तो उसको कहते हैं मल्टीकार्पेलिडी कहते हैं। समझ गए? तो एक और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं पिस्टिल एक गायनीशियम में। तो गायनीशियम क्या होगा? ए होर्ल ऑफ पिस्टिल इज नोन एज गायनीशियम, या ग्रुप ऑफ पिस्टिल इज नोन एज गायनीशियम। अब जो पिस्टिल है, अगर एक दूसरे से फ्यूज हो, या कार्पेल या पिस्टिल अगर एक दूसरे से फ्यूज हो तो उसको कहेंगे सीन कार्पस। जब एक दूसरे से फ्री हो तो उसको क्या कहेंगे? एपोकार्पस। लिखा हुआ है, सब डिटेल्स में आप देखेंगे, एक बार पढ़ लेंगे, हो जाएगा। अब जो ओवरी होते हैं, ओवरी के अंदर बहुत सारे लोक्यूल्स बने होते हैं, कैविटी बनी होती है। अगर उसमें एक है तो मोनोलोकुलर, अगर 2 कैविटी है तो बाइलोकुलर, 3 4 ऐसे करके 3 4 5 ऐसे करके कैविटी है, उसको मल्टीलोकुलर्स कहते हैं। ठीक है, जो ओव्यूल का एक स्पेशल टर्म है, जिसको माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं, सॉरी मेगा स्पोरेंजिया कहते हैं। एक्चुअली मेगा स्पोर का फॉर्मेशन यही होता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मेगा स्पोरेंजिया। एंड व्हीट, पैडी, मैंगो, ये सब में केवल एक ही ओव्यूल होते हैं। इसके ओवरी में एक ही ओव्यूल होते हैं। ठीक है, और वेयर एज पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड्स में बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं, मेनी ओव्यूल्स एक ओवरी में। ठीक है, उसी का जो क्वेश्चन नंबर 5 उसी का हिंदी फॉर्म है, आप लोग देख लेंगे। पिस्टिल और गायनीशियम क्या है वो हम लोग जो डिटेल में अभी जस्ट समझे, उसी का ये हिंदी वर्जन है। 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, व्हाट इज ओव्यूल और मेगा स्पोरेंजियम एंड एम्ब्रायोसेक। जस्ट अभी क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग डिस्कस कर ही रहे थे कि ओव्यूल को मेगा स्पोरेंजियम भी कहते हैं। तो ओव्यूल क्या है, आप पहले ही जान चुके हैं कि ओव्यूल क्या है, कि एक स्ट्रक्चर है दैट प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, और यह जिस डंठल से, जिस स्टॉक से अटैच होता है ओवरी से, उसको कहते हैं फ्यूनिकल। क्या कहते हैं? फ्यूनिकल के द्वारा ओव्यूल ओवरी से अटैच होता है। और फ्यूनिकल ओवरी के जिस भाग पर अटैच होता है, जहाँ से अटैच होता है, उस भाग को कहते हैं प्लासेंटा। और जो फ्यूनिकल है वो ओव्यूल के जिस पार्ट से अटैच होता है या जिस पॉइंट पर अटैच होता है, उसको कहते हैं हाइलम। क्या कहते हैं? उसको हाइलम कहते हैं। अब ओव्यूल का जो आउटर मोस्ट लेयर होते हैं, वो 2 पार्ट्स में बटे होते हैं।
और दोनों को कॉमनली इंटीगुमेंट कहते हैं। जो बाहर वाला होता है उसको आउटर इंटीगुमेंट कहेंगे और इनर वाले को इनर इंटीगुमेंट कहेंगे। उसके बाद कुछ जो पोर्शन ओव्यूल के ऐसे होते हैं जहाँ इंटीगुमेंट नहीं होता है, उसका नाम होता है माइक्रोपाइल पोर। ओव्यूल का वह पार्ट जहाँ पर माइक्रोपाइल पोर होता है उसको कहते हैं माइक्रोपाइल इंड, और इसके जस्ट अपोजिट वाले भाग को कहते हैं चलाल्जा इंड। करेक्ट। तो जहाँ ऐसा पार्ट ओव्यूल का वह भाग जहाँ माइक्रोपाइल पोर होता है उसको क्या कहेंगे, माइक्रोपाइल इंड, और उसके अपोजिट वाले भाग को क्या कहेंगे, चलाल्जा इंड। अब जो माइक्रोपाइल पोर है वह माइक्रोपाइल इंड पर सिचुएटेड होता है, ठीक है, ओव्यूल के, और इसके अपोजिट में हमने बता दिया कि ये चलाल्जा इंड होता है। उसके बाद जो चलाल्जा इंड होता है एक्चुअली वो बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल होता है, ठीक है। एक टिपिकल ओव्यूल एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल देख लेंगे, उसको एनाट्रोपस के नाम से जाते हैं, जिसमें बेसल पार्ट में चलाल्जा इंड होता है और अपर वाले पार्ट पर जो होता है वो आपको माइक्रोपाइल इंड होता है। तो अपर माइक्रोपाइल, लोअर चलाल्जा इंड, दैट इज नोन एज एनाट्रोपस ओव्यूल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप याद रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद द इंटीगुमेंट सराउंडेड ए मास ऑफ सेल, जो इंटीगुमेंट के नीचे जितने भी मास ऑफ सेल्स होते हैं दैट इज ऑन द न्यूक्लियस। करेक्ट। और न्यूक्लियस में क्या होता है ना, काफ़ी रिजर्व फूड ऑफ मटेरियल्स होते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर एम्ब्रायोसैक होता है। एम्ब्रायोसैक को ही फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। आप बताइए मेल गैमेटोफाइट किसको कहते हैं, तो पॉलन ग्रेन को मेल गैमेटोफाइट कहते हैं, और फीमेल गैमेटोफाइट किसको कहते हैं, याद रखेंगे, एम्ब्रायोसैक को कहते हैं। द सेल ऑफ एम्ब्रायोसैक फॉर्म्स, जो एम्ब्रायोसैक के सेल्स होते हैं वो मेगास्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। वेरी गुड। तो ये 6 क्वेश्चंस आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया। 6 क्वेश्चन का आप जो क्वेश्चन नंबर हुआ उसका हिंदी फॉर्म में आप यहाँ पर देख लेंगे, पढ़ लेंगे, बड़ी आसान है, आपको समझ में आ जाएगा निश्चित रूप से। जो 7th क्वेश्चन है वो है व्हाट इज मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस समझते हैं ना, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस। करेक्ट। तो मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है ये आप देखेंगे। तो डेफिनेशन हमने बता दिया है कि मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर का फॉर्मेशन मेगास्पोरोजेनेसिस कहलाता है। और यह जो ओव्यूल होता है वह सिंगल मेगास्पोर मदर सेल से डिफ्रेंशिएट होकर बनता है, ठीक है। ओव्यूल ये माइक्रोपाइल रीजन में यहाँ पर लिखा हुआ स्पष्ट है, द ओव्यूल जनरली डिफ्रेंशिएट एज ए इंटीगुमेंट as a single megaspore model cell MMC at micropyle region of the nucleus। न्यूक्लियस के माइक्रोपाइल रीजन में मेगास्पोर मदर सेल का डेवलपमेंट होता है और वहीं से ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है, जिसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, MMC मतलब मेगास्पोर मदर सेल अंडरगो मियोसिस होते हैं, और इस तरह से 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। और ये 4 मेगास्पोर में से 3 मेगास्पोर जो भी होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, और जो 1 मेगास्पोर बच जाते हैं उसी को फंक्शनल मेगास्पोर कहते हैं। अब ये फंक्शनल मेगास्पोर, जो फंक्शनल मेगास्पोर है वही एम्ब्रायोसैक का फॉर्मेशन करता है, जिसको बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। करेक्ट। एंड यह जो एम्ब्रायोसैक का फॉर्मेशन हुआ फ्रॉम द फंक्शनल मेगास्पोर, ये थ्रू होता है, चूंकि ये सिंगल सेल से होता है, सिंगल मेगास्पोर से होता है, इसलिए उसको बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायोसैक इज मोनोस्पोरिक। अब क्या है कि द न्यूक्लियस ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड्स करता है। अब डिवीजन होता है माइटोसिस के द्वारा। डिवीजन क्या होगा, कौन सा डिवीजन, माइटोसिस होगा, और उसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, उसमें सेल वाल का फॉर्मेशन नहीं होगा, केवल न्यूक्लियस डिवाइड करेगा बस। तो आप जान लेंगे इस तरह के डिवीजन को क्या बोलते हैं, कि फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कहते हैं। जो फर्स्ट डिवीजन होता है, फर्स्ट डिवीजन से 2 न्यूक्लियाई बन गया, दोनों न्यूक्लियाई एक दूसरे के अपोजिट चले जाते हैं, एक चलाल्जा पर चल गया, एक माइक्रोपाइल पर चला गया। अब दोनों जगह ऊपर में भी लगातार 2 डिवीजन, नीचे में भी लगातार 2 डिवीजन, तो टोटल ऊपर में क्या हो गया, फर्स्ट डिवीजन हुआ तो ऊपर में 1 से 2 न्यूक्लियाई बन गया, नीचे में भी 1 से 2 न्यूक्लियाई। दूसरा डिवीजन जो हो गया तो 2 से 4 ऊपर में और नीचे भी 4 हो गया, मतलब माइक्रोपाइल पर भी 4 न्यूक्लियाई बने और चलाल्जा पर भी आपको 4 न्यूक्लियाई बने। आफ्टर सम टाइम क्या होगा, दोनों में से माइक्रोपाइल और चलाल्जा दोनों में से एक एक न्यूक्लियस बीच में सेंटर पे आ जाएगा। उसके बाद जो 3 दोनों तरफ बच गए
चलाज़ाइंट और माइक्रोपाइलिन, वहाँ पर सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। और इस तरह का जो सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है तो माइक्रोपाइल एंड पर एग अपरेटस का निर्माण होता है, और इस एग अपरेटस में एक एग सेल होते हैं और दोनों साइड में सिनर्जिड सेल होते हैं, और इसी सिनर्जिड सेल के ऊपर में एक थिकनिंग ऑफ सेल वॉल पाई जाती है, जिसको थिकनिंग ऑफ सेल वॉल पाई जाती है जो कि पॉलन ग्रेन को जो फिलीफॉर्म अपरेटस कहलाता है, और वो पॉलन ट्यूब को गाइड करता है। और जो चलाज़ाइन पर आप देखेंगे कि 3 सेल पाए जाते हैं, तीनों को एंटीपोडल सेल के नाम से जानते हैं, और मिडिल में जो 2 न्यूक्लियस रह गए उसमें सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है, उसको हम लोग पोलर न्यूक्लिया के फॉर्म में कहते हैं, और यह बिल्कुल पोलर न्यूक्लिया सेंटर पर होता है, और एक सेंट्रल सेल जो कि आपका एम्ब्रायो सैक का फॉर्मेशन करता है। हेंस एम्ब्रायो सैक इज द फीमेल गैमेटोफाइट, and female gametophyte is a 8 nucleate 7 celled structure. What is 8 nucleate 7 cell structure? जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो 8 न्यूक्लिएट 7 सेल स्ट्रक्चर होता है, और इस तरह से यह मेगा स्पोरोजेनेसिस कंप्लीट होता है, और ये आपका हिंदी वर्जन हो गया। ठीक है, उसके बाद का जो क्वेश्चन है वो हम लोग पॉलिनेशन के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। अभी तक आई होप कि जो हमने आपको बताया बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, और बड़ा ही आसान है। आप एक बार अगर उसको आप समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, तो आपको निश्चित रूप से ये चीज़ें दिमाग में आ जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा, और जब भी आपसे कोई पूछेगा या पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, आप आसानी से बता सकते हैं। और साथ ही साथ ये क्वेश्चन आंसर करने से आपके जितने भी फोर्थ कमिंग एग्ज़ाम होंगे उसमें जो ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव, चाहे CBSE के हो या बिहार बोर्ड के हो, कहीं से भी पूछा जाएगा, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, केवल इसको रिवीजन कर लेने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।